हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे और हम डिविजिबिलिटी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिविजिबिलिटी यानी भाजकता और रिमाइंडर शेषफलों के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शेषफल के एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, पहले वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमने क्वेश्चन लिया हुआ है शेषफल का। आपको 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9, इसमें आपको 6 का भाग देना है और शेषफल निकालना है। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इनको आपको ये देखना है कि भाई बहुत बड़ी पावर अगर आपको दे रखी है तो जरूर कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले 4 की पावर्स करके देखेंगे कि 4 की पावर, जैसे 4 की पावर 1 में अगर 6 का भाग दें तो रिमाइंडर आएगा 4। अगर 4 की पावर 2 में 6 का भाग दें तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4। अगर 4 के क्यूब में 6 का भाग दें यानी 64 में 6 का भाग दें तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जो आपका रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, 4। तो आप ये 4 की पावर 4 कर लें, आगे कितना भी कर लें, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना कि 4 की पावर से कुछ भी हो XYZ, अगर आप उसमें 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर कुछ भी हो, अगर आप इसमें 6 का भाग देंगे तो इसका मतलब आंसर भी कितना आएगा, 4। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 की किसी भी पावर में अगर आप 6 का भाग देते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 4 बचता है। तो यहाँ पे ऊपर से पावर कोई भी लगाई हुई हो, आंसर आपका हमेशा 4 ही रहेगा अगर आप 4 की पावर में 6 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है कि अगर 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 99 तक, कहीं तक भी ले सकते हैं आप, आपको कोई जोड़ दिया हुआ, उसमें 6 का भाग दें तो कितना शेष बचेगा। देखिए, 10 में 6 का भाग दें तो इसका कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता है, लेकिन हम एक बार थोड़ा सा ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। जैसे 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 99, इसमें हमें 6 का भाग देना है। तो आपको पता है अभी सब में अलग अलग भाग दे सकते हैं। ठीक है, रूल के हिसाब से सब में अलग अलग भाग दिया जा सकता है, तो आप पहले अलग अलग ही दे दो। जैसे 6 का भाग 10 की पावर 1 में दिया तो 4 बचेगा, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, जब भी आप 10 में 6 का भाग देंगे तो 4 बचेगा, क्योंकि जितनी पावर है उतनी पावर के साथ बचेगा, तो हम पावर के साथ में ऐसे लिख लेंगे। अब अपना क्वेश्चन फिर वही हो गया कि हम 4 की पावर जो है उनमें भाग दे रहे हैं कितने का, 6 का। तो 4 की पावर आप 1 ले, चाहे 2 ले, चाहे 3 ले, चाहे 99 ले, कितनी भी लें, हर बार शेष 4 ही बचने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 + 4 + 4 कितनी बार बचेगा अपने पास, 99 बार। और इसमें हमें 6 का भाग देना है, हर बार 4 बचेगा, तो 4 4 करके 99 बार बचा और 6 का भाग दिया। 4 4 99 बार जोड़ेंगे तो 4 × 99 लिख सकते हैं, 4 × 99/6। अब देखिए, 6 का भाग 4 में देंगे तो 4 बचा और 6 का भाग 99 में देंगे तो 3 बचा। ठीक है, और 4 × 3 12, 12 में 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास में जब भी आपके पास कोई और संख्या दी है और भाग 6 का दिलवा रहा है, तो एक बार कंफर्म जरूर कर लें कि अगर 6 का भाग इसमें दें तो 4 आ रहा है क्या, कोई भी संख्या हो। जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, भाई ये जो 10 आ रहा है, इस 10 की जगह जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 28 कर देता हूँ। मान लीजिए ये ऐसे होता तो 28 28 28 28, तो 28 में अगर 6 का भाग देते तो फिर से यही तो टर्म आती, 4 ही तो बचता हर बार। तो यहाँ पे टर्म कुछ भी चेंज करके दे सकता आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले आप 6 का भाग दें तो 4 में बदल जाता है। जैसे ही 4 में बदलेगा तो आप कहेंगे कि हर बार 4 बचेगा, फिर आप जितने भी टर्म है उनका जोड़ करके और आप 6 का भाग दे के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक और क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ये एक संख्या है 10 की पावर 10, 10 की पावर 100, 10 की पावर 1000, फिर 10 की पावर, ये 9 जीरो है इसमें ऊपर। ठीक है, आपको इसमें 7 का भाग देके बताना है शेषफल कितना है। तो इसमें इसका यूज कैसे है, देखिए सबसे पहले तो आप 10 की पावर 10, 10 की पावर 100 अप टू 10 की पावर
ये 9 जीरो हैं, इसमें आपको 7 का भाग देना है। तो पहले तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए, तो 7 का भाग 10 में देंगे, कितना बचा 3। ठीक है, तो 3 की पावर 10, 3 की पावर 100, इस तरह चलेगा। और 3 की पावर ये 10 टू द पावर 9 है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिया इसको। इसमें फिर से हमें आगे 7 का भाग देना है। अब देखिए हमने इसको छोटा कर लिया, पहले 3 हो गया। अब आप ध्यान से देखें तो ये हो गया आपका 7 का भाग इसमें देना है। तो मैं सब में अलग अलग दूंगा, लेकिन 7 का भाग अगर 3 की पावर में दें तो अपने पास कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से करना चाहें तो हम टोशेंट मेथड लगा लें या साइक्लिसिटी लगा लें। अगर टोशेंट साइक्लिसिटी आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाले वीडियो में जाके एक बार देख लीजिए। तो अगर मैं टोशेंट मेथड लगाऊं तो 7 का टोशेंट निकालूंगा, भाई 3 और 7 में कुछ कॉमन तो है नहीं कहीं भी। तो हम टोशेंट मेथड लगाएं तो 7 का टोशेंट कितना आ जाएगा 6। साइक्लिसिटी निकाले तो भी 6 आएगी। अब उस टोशेंट या साइक्लिसिटी का भाग हमें पावर में देना है, यानी 10 में देना है। तो देखिए अगर आप इसकी साइक्लिसिटी निकालें या टोशेंट निकालें तो 7 का टोशेंट कितना होगा 6। इस 6 का भाग 10 में देंगे तो आपको पता है कितना शेष बचेगा, क्योंकि हम टोशेंट का भाग देके तो शेष बचता वही लिखते हैं पावर की जगह। तो 10 में अगर 6 का भाग देंगे 4 बचेगा। अच्छा 100 में देंगे तो भी 4 ही बचेगा। ठीक है, 1000 में देंगे तो भी 4 ही बचेगा। और जो लास्ट वाली पावर है उसमें देंगे तो भी 4 ही बचेगा, क्योंकि ये 10 की पावर ही तो है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 9। ये 10 की पावर या 10 की किसी भी पावर में 6 का भाग दें आप तो शेषफल हमेशा 4 ही बचेगा। तो ये 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इस तरह से आ गया। इसमें हमें 7 का भाग देना है। अच्छा ये कितनी टर्म्स हैं टोटल, तो हमें पता लग रहा है कि भाई 10 की पावर 1 से लेके 10 की पावर 9 तक है, मतलब टोटल 9 टर्म है। तो इसका मतलब 3 की पावर 4 जो है वो कितनी बार गुना हो जाएगा 9 बार, और ये हो जाएगा आपका 7। 3 की पावर 4 81 हो गया, तो 81 गुणा 9/7, और 81 में 7 का भाग देंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, और इसमें देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो 4 गुणा 2 8, और 8 में फिर से 7 का भाग देंगे तो अपना जो आंसर है यानी रिमाइंडर जो है वो कितना बच जाएगा 1। तो 1 इसका आंसर होगा। तो इस बार कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम में आया, इस बार पावर में क्या दिया हुआ था 10 की पावर दी हुई थी ना, 10 की घात 1 2 ऐसे। तो इस बार हमें टोशेंट जो है वो 6 मिल गया, टोशेंट 6 मिल गया, और टोशेंट का भाग हमें पावर में देना है। तो अपने लिए क्वेश्चन आसान हो गया। हमें पता है भाई 10 की किसी भी पावर में टोशेंट 6 का भाग देंगे, रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो 4 4 लिख के हमने क्वेश्चन को इजी बना लिया। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल, ये अपने पास में एक और एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ये उस मेथड का नहीं है, उसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, ये अलग है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको किसी संख्या की कंटिन्यू पावर दी हुई हो, फिर आपसे पूछेगा कि बताइए ये ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में से ये किससे भाज्य है, पूरी तरह भाज्य होना चाहिए, तो किससे ये पूर्णतः भाज्य है। तो आपको करना क्या, अगर कंटिन्यू पावर दी है तो आपको सबसे छोटी पावर कॉमन निकाल लेनी है। जैसे इन सब में सबसे छोटी पावर जो है वो 3 की पावर 25 है। तो अगर आप 3 की पावर 25 कॉमन निकाल लें तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 1 बचेगी, यहाँ 3 की पावर 2 बचेगी, और यहाँ 3 की पावर 3 बचेगी। इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें। ये हो गया 1 3 9 और 27। ठीक है, तो 3 की पावर 25 इंटू ये 27 9 36 3 39 40 हो गया। तो 3 की पावर 25 इंटू 40। ठीक है, अब देखिए आपको ऑप्शन में देखना है कि भाई 16 का भाग इसमें लग सकता है। तो देखो 16 क्या होता है 2 की पावर 4। ठीक है, 11 क्या होता है, तो 11 की पावर 1। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, और 30 क्या होता है 2 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे ही होता है। चलिए इसके भी मैं फैक्टर कर देता हूं। तो 3 की पावर 25 तो फैक्टर है ही। ठीक है, 40 के अगर फैक्टर करें तो 2 की पावर 3 गुणा 5, ऐसे ही बना। आप देखो कि 2 की पावर 4 इसके अंदर आया है क्या, तो 2 की पावर 3 तक आया, 2 की पावर 4 नहीं आया है। तो हमें अगर इसका भाग इसमें पूरा लगाना है तो इसके अंदर 2 की पावर 4 होना मौजूद होना जरूरी है ना, तभी तो 2 की पावर 4 पूरा कटेगा। ठीक है, तो 2 की पावर देखिए 4 जो है अगर आप भाग लगाएं तो 2 की पावर 3 तो कट जाएगी, लेकिन एक पावर नहीं कटेगी, तो पूरा भाग तो नहीं लगा। ठीक है, इसका मतलब इससे भाग नहीं लगेगा।
तो ये ऑप्शन हट गया आपका। क्या 11 का भाग लग सकता है? 11 है क्या इनमें? 11 नहीं है, इसका मतलब 11 से भी नहीं लगेगा। क्या 5 का स्क्वायर इसमें है? तो 5 की पावर 1 तो है, लेकिन 5 की पावर 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए 2 की पावर 1 है क्या? तो 2 की पावर 1 तो है इसमें। 3 की पावर 1 है क्या? तो 3 भी है। 5 की पावर 1 है क्या? तो 5 की। इसका मतलब ये तीनों है इसमें, तो इससे ये संख्या भाज्य हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं, भाज्य गुणनखंड कर लेने, इनके भी करके देख लो। अगर इनके गुणनखंड इसमें मौजूद है तो ये पूरा भाग लगेगा, अगर नहीं मौजूद है तो पूरा भाग। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आप कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड के द्वारा निकाल सकते हैं। ये विभाज्यता के कुछ क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉमन फैक्टर होता है क्या, इसका यूज कैसे होता है डिविजिबिलिटी में, वो सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड करते हैं तो आपको मिलता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपको फैक्टर मिलेंगे। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फैक्टर करेंगे तो इसके आगे आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करेंगे तो एक्स प्लस वाई, ये इसके फैक्टर होंगे 2। अब देखिए ये याद रखने के लिए, ये चारों फॉर्मूले मेरे हिसाब से आपको सबको आते होंगे, नहीं आते हैं तो हम अलजेब्रा में इनको पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे आपको। तो फिलहाल आप ये याद रख लीजिए चारों फॉर्मूले, इनसे क्या है कि आपको कॉमन फैक्टर याद रह जाएगा। हालांकि कॉमन फैक्टर के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी चाहिए, लेकिन उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रख लें कि ये 4 फॉर्मूले, इनको देख के आप कॉमन फैक्टर डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए अगर आपके पास कोई संख्या है x की पावर n माइनस वाई की पावर n, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं कि जब n क्या है, सम है, और जब n क्या है, विषम। देखिए n सम का मतलब 2 4 6 ऐसे हो सकता है, विषम का मतलब 3 5 7 इस तरह से हो सकता है। तो अगर आपके पास 2 4 6 है तो आप इसको याद रखें, स्क्वायर को। सम का मतलब 2 याद रखें, विषम का मतलब 3 याद रखें। तो आप सोच लीजिए अगर 2 रखें यहाँ पे, सम का मतलब 2 रखें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब कॉमन फैक्टर जो होंगे वो क्या क्या होंगे, तो एक्स प्लस वाई भी आएगा और एक्स माइनस वाई भी आएगा। आप उस फॉर्मूले से इसको याद रख सकते हैं। सम का मतलब 2 रख दो और विषम का मतलब 3 रख दो। तो आप 3 रखें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया। तो कॉमन फैक्टर जो आएगा वो आपका आएगा एक्स माइनस वाई, वो आप यहां से देख सकते हैं। एक्स माइनस वाई हमेशा कॉमन फैक्टर, हालांकि और भी फैक्टर होंगे आगे, लेकिन ये 100% आएगा। चाहे आप पावर 3 कर ले, चाहे 5 कर ले, 7 कर ले, ये जरूर आएगा कॉमन। ऐसे ही आप दूसरी कंडीशन ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में x की पावर n प्लस वाई की पावर n हो, तो इसमें भी 2 कंडीशन पॉसिबल है कि n क्या हो जाए, सम हो जाए, और n क्या हो जाए, विषम हो जाए। अब देखिए बीच में प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, n का सम मतलब स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर विषम रखें n की जगह तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बना। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फैक्टर क्या होता है, तो आप कहेंगे एक फैक्टर होता है एक्स प्लस वाई। तो आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, और इनको ध्यान ऐसे ही रख सकते हैं आप, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे। आपको बस ये देखना है कि सम है तो 2 रखें, विषम है तो 3 रखें, और फिर देखिए कि उन फॉर्मूलों में क्या कॉमन आ रहा था, तो ये आपको चारों चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, सम का मतलब 2, विषम का मतलब 3 रख के आप चेक कर सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या बनने वाला है। ठीक है, तो ये आप दोनों नोट। ये मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, 7 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 8, ये इनमें से किससे भाज्य। तो आपको बिल्कुल यहां जाना है, ये देखना है कि पावर जो है वो सेम है, तो ये n का मान हो गया, तो ये एक्चुअल में x की पावर n माइनस वाई की पावर n हो गया, और यहाँ पे n क्या है, n क्या है, सम।
अब देखिए n सम है तो इसको आप 2 मान ले, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, तो इसके दो कॉमन फैक्टर क्या होंगे, एक तो x प्लस वाई होगा और एक x माइनस वाई होगा, ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो अगर आप x प्लस वाई करें तो 7 प्लस 5 करेंगे और x माइनस वाई करेंगे तो 7 माइनस 5 करेंगे, तो 12 गुणा 2 यानी कितना आ गया 24। तो 24 इसका एक फैक्टर होगा, और 24 अगर इसका एक फैक्टर या गुणनखंड है तो 24 का भाग इसमें पूरा लग जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक और क्वेश्चन है, 8 की पावर 6 माइनस 7 की पावर 6 इनमें से किससे भाज्य है, और n जो है वो कोई भी प्राकृत संख्या है, वो मैंने लिखा नहीं, आप समझ लेना। n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4। देखिए ये है कि अगर इसका हमें फैक्टर निकालना है 8 की पावर 6 माइनस 7 की पावर 6, तो मैं n की जगह कोई भी प्राकृत संख्या रख सकता हूँ। तो मैं देखिए हर बार विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होने का मतलब हर बार विभाज्य होना चाहिए, तो n के सब मान के लिए लागू होना चाहिए। तो मैं n बराबर 1 से ही लेता हूँ ना, n बराबर 1 रख के चेक करता हूँ, क्योंकि अगर सबसे छोटी पावर जो है वो डिवाइड हो जाएगी तो बड़े वाली अपने आप हो जाएंगी। भाई अगर 6 लेंगे पावर, अगर 8 की पावर 6 माइनस 7 की पावर 6 डिवाइड हो जाएगा किसी संख्या से, तो 8 की पावर 12 और 7 की पावर 12 का अंतर भी डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब n बराबर 1 ले सकते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 की पावर 6 माइनस 7 की पावर 6 ऐसे ही बना। अब अगर आप डायरेक्ट लगाएं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही है, तो अगर आप कॉमन फैक्टर लें इसका, तो कॉमन फैक्टर आप कहेंगे कि भाई 8 प्लस 7 और 8 माइनस 7 यही होगा, लेकिन ये तो हुआ 15। अब 15 तो ऑप्शन है नहीं इसमें कहीं भी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। देखिए फैक्टर कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 8 की क्यूब का स्क्वायर माइनस 7 की क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 का क्यूब कितना हो गया, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, दो पार्ट में तोड़ दें, ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, ऐसे दो भागों में तोड़ दी। तो ये स्क्वायर हो गया ना इन दोनों का, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो ये दो फैक्टर हो गए। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 512 प्लस 343, ठीक है, 512 प्लस 343 और ये 512 माइनस 343, तो इनका जब जोड़ करेंगे हम तो ये तो आ जाएगा आपका 855 और यह आ जाएगा आपका 169। तो अब आप देखें कि 855 169 इन दोनों में से कोई फैक्टर मिल रहा है क्या, तो 169 हमें मिल रहा है, तो 169 इसका आंसर होगा। अगर अभी भी नहीं मिले तो आप इनके फैक्टर और करो ना, इनके अभाज्य गुणनखंड करके फिर चेक करो उनके अभाज्य गुणनखंडों से मिल रहे हैं क्या, जैसे भी पीछे किया था। अगर मैच हो जाए, उसके गुणनखंड इसमें आ जाए सारे, तो आप कहेंगे कि ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कई बार ऐसे आगे फैक्टर भी करने पड़ सकते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन, इसमें 7 का भाग देना है इस संख्या में, तो एक तो डायरेक्ट तरीका अपना 7 का भाग दे के वैसे शेषफल निकाल के चेक कर ले, जैसे पीछे हमने पढ़े मेथड उनसे, ठीक है। दूसरा इसको कॉमन फैक्टर से भी आप कर सकते हैं। अब कॉमन फैक्टर से कैसे होगा वो हम देख रहे हैं, 7 का भाग दे के निकालना वो तो आपको आता है, आप कर सकते हैं भाग देखे तो कॉमन फैक्टर से इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये कि आपको पावर जो है वो क्या मिलनी चाहिए, सेम। इन दोनों की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूले लगते हैं वो या तो x की पावर n प्लस वाई की पावर n में होता है या x की पावर n माइनस वाई की पावर n। ऐसे नहीं हो सकता कि पावर दोनों की अलग अलग हो, तो हमें पावर दोनों की क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पावर सेम करके देखते हैं एक बार। पावर सेम कैसे करेंगे, देखो इसकी क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5555 को 5 गुणा 1111 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 5 के ऊपर ये पावर लगा दी, गुणा करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, पावर पे पावर गुणा होके वापस ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं,
इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये पावर और ये पावर, इस संख्या की पावर 1111, इसकी भी पावर 1111, क्या सेम है दोनों पावर? ठीक है, अगर दोनों पावर सेम है तो हमें देखना है सम विषम है, तो ये विषम है या सम है, तो 1111 विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये इस तरह से बन गया x की पावर n प्लस y की पावर n, और यहाँ पे n क्या है, विषम। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, इसका कॉमन फैक्टर होता है x प्लस वाई, इसका कॉमन फैक्टर x प्लस वाई होता है। तो इसका कॉमन फैक्टर अगर मैं लिखूं तो इसका कॉमन फैक्टर होगा 2222 की पावर 5 और 5555 का स्क्वायर, ये इसका कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर अगर 7 का भाग लग जाए पूरा, तो इस संख्या में भी 7 का भाग पूरा लग जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम 7 का भाग दें तो देखिए 7 का भाग यहाँ देंगे तो 21, तो 1 बचा, 12 कितना बचा, 5, 52 में देंगे तो 3 बचा, तो 3 की पावर 5 बचेगा। और इसमें देंगे तो 7 गुणा 50 हो गया, फिर 6 बचा 65, फिर 2 25, 25 में देंगे तो कितना हो गया, 4। इसमें 7 का, देखिए फैक्टर और भी होगा, लेकिन अगर इसमें ही लग गया तो बाकी फैक्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम केवल इसमें ही भाग दे के देख रहे हैं। 3 की पावर 5 कितना हो गया, तो 3 की पावर 5 हो जाएगा 243। अब अलग अलग भी कर सकते हैं, 9 9 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका 16, इसमें 7 का भाग दें तो 259 में 7 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। तो ये आप क्या कर सकते हैं, अगर बहुत बड़ी संख्या है तो आप कॉमन फैक्टर निकाल लें, ठीक है। कॉमन फैक्टर में अगर 7 का भाग लग गया तो उस संख्या में भी 7 का भाग लग जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो 7 का भाग अगर इसमें दें तो 21, 5, 52, 49, 3 बचेगा, तो 3 की पावर 5555 बचा, प्लस अगर इसमें 7 का भाग देंगे तो ये आपका आएगा 4, तो 4 की पावर 2222 बट्टे 7, ये ऐसे भी हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। अब देखो इसको मैं 3 की पावर 5 की पावर 1111 कर सकता हूं, इसको 4 के स्क्वायर की पावर 1111 लिख सकते हैं। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, तो इनका कॉमन फैक्टर आएगा 3 की पावर 5 प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे जो भी आएगा ये 7। और आपको पता है भाई इसको सरल करके 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 0। तो इस तरह की क्वेश्चंस आप इस तरीके से कॉमन फैक्टर का यूज, भाई यहाँ से 0 आ गया ना, अब यहाँ से फैक्टर से चाहे कुछ भी आ रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 आएगा तो ये इसको शेषफल को 0 कर लेगा गुणा करके, ठीक है। तो आपका आंसर हमेशा 0 ही बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं अगर और छोटा करना चाहें तो, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 की पावर 995 से लेकर 96 की पावर 1995, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें 1997 का भाग दें तो कितना आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें इसको, हमें इसमें 1997 का भाग देना है, हमें इसमें 1997 का भाग देना है। तो आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना, देखिए एक तरीका तो ये है कि आप यहां से भाग देते जाएं, ठीक है, सबका अलग अलग भाग दें, लेकिन वो काफी बड़ा हो जाएगा, आपको सीधा ही सोचना है कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालें। तो आप देखें कि पावर जो है वो विषम है और सेम भी है, तो हम दो दो संख्याओं के ग्रुप बनाते हैं। देखिए अगर आप 1 की पावर 995 का ग्रुप बना दें, पहली टर्म का ग्रुप लास्ट वाली के साथ बना दें, इसका ग्रुप इसके साथ बना दिया, ऐसे इसका जो है वो इसके पीछे आने वाली के साथ बना दें, इसके पीछे 1995 आएगा,
इनका एक ग्रुप बना लिया हमने। इस तरह हम चलते रहें, ठीक है। फिर बीच में एग्जैक्ट बीच में दो टर्म्स आएंगे, क्योंकि ये सम संख्या है ना भाई, ऐसी तो है ना, सम संख्या में 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो पदों की संख्या 6 है, सॉरी टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या सम है यानी इवन है। तो आपके पास में बीच में एग्जैक्टली दो पद मिलेंगे, इनका जोड़ हमने कर लिया, इनका कर लिया, अब बीच वाले दो का जोड़ यहाँ आ जाएगा। अब वो कितना आएगा वो नहीं पता है, आप निकाल भी सकते हैं बीच की टर्म, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही कर लेते हैं। बस आप ये मानिए कि बीच में दो टर्म आएंगी, उनका जोड़ यहाँ पे आएगा। अब देखिए इसमें हमें भाग देना है कितने का, 1997। आप ध्यान से देखें तो ये विषम पावर है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब की तरह हो गया, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा, यानी दोनों का जोड़ आएगा। तो यहां से कॉमन फैक्टर आएगा 1997। कुछ और भी फैक्टर होंगे लेकिन वो हमें नहीं पता है कितने, तो वो मैंने खाली छोड़ दिया। यहां से भी कॉमन फैक्टर इन दोनों का जोड़ आएगा, तो 1997 आएगा। कुछ और फैक्टर होंगे इनके साथ में, तो वो हमने अलग छोड़ दिए। फिर इसी तरह चलते जाएंगे तो बीच वाली दोनों का जोड़ में भी 1997 कॉमन फैक्टर आएगा, और कुछ और फैक्टर अंदर रहेंगे ब्रैकेट के, है ना, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर जो टर्म्स आ रही है इनमें 1997 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो अगर 1997 सब में से कॉमन ले तो अंदर से ब्रैकेट में कुछ भी बचे, बट्टे में 1997 से ये पूरा कट जाएगा। अगर ये पूरा कट गया तो इसका भाग इसमें दिया, तो 0 से इस पर आ रहा है तो 0 आएगा। यहां से चाहे कुछ भी आ रहा हो भाग देने पे, रिमाइंडर जो है आपका हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। समझ पा रहे होंगे आप। तो इस तरीके से अगर दो दो टर्म्स आप पेयर में लेके फिर कॉमन लेंगे तो हर बार 1997 कॉमन आ जाता है, तो 1997 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। इसका मतलब बाकी फैक्टर चाहे कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर जो है वो 0 ही आएगा, रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इसी तरह का हमने एक और क्वेश्चन लिया है, 1 की पावर 89 से लेके 89 की पावर 89 में अगर 90 का भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो आप देखिए कि पावर जो विषम संख्या में है, ठीक है, और दो दो का जोड़ देखिए 90 हो रहा है क्या, देखिए तो आप ये कह सकते हैं इसमें हमें 90 का भाग देना है, तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जोड़ जो है यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहां से 90 कॉमन आ जाएगा, 1 + 89 कॉमन आएगा, यहां से भी क्या कॉमन आएगा 1 + 89, इससे अगला भी 1 + 89। अब यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो 89, 89 मतलब कितने हैं, विषम। जब आप पदों की संख्या विषम रखते हैं तो एग्जैक्ट पेयर नहीं बनते। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास में 6 संख्याएं, तो यहाँ पे 6 का मतलब सम है, पदों की संख्या सम है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक पेयर ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा, बीच में कोई संख्या बाकी नहीं रही, सारे पेयर कंप्लीट हैं, ठीक है, 2-2 के पूरे पेयर बन रहे हैं। लेकिन अगर ये संख्या मान लीजिए ऐसे होती, संख्याएं ऐसे होती तो एक पेयर इनका बन जाएगा, एक पेयर इनका बन जाएगा, लेकिन इसका किसी के साथ में भी पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 89 विषम है तो इसमें 44, 44, 88 हो जाएंगे, आगे वाली 44 पीछे वाली 44 पेयर बना लेगी, लेकिन 45वीं संख्या जो है वो पेयर नहीं बना पाएगी, ठीक है। आपको नहीं पता लगता है कि बीच में कौन सी संख्या बनने वाली है, तो आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो 45 आ जाएगा। इसका मतलब जो 45वीं संख्या है उसका पेयर किसी से भी नहीं बनेगा। जब भी आपके पास ऐसे सीरीज दी हुई हो बराबर बराबर बढ़ती हुई या घटती हुई, तो आप पहली और लास्ट को जोड़ के आप देख लें, उसमें 2 का भाग देके आपको पता लग जाएगा कौन सी संख्या पेयर नहीं बनाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि इन दोनों के जोड़ से 90 आ जाएगा, इन दोनों से 90, इनसे 90, ऐसे सब में आ जाएगा, 44 तक 90 आ जाएगा कॉमन, तो वहां तक तो सब में 90 का भाग लग के 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 कॉमन आ रहा है, तो 90 में भाग सब में लग जाएगा। बचेगा क्या, तो बचेगा 45 की पावर 89, तो उसके अंदर हम 90 का भाग देके शेषफल निकालेंगे। केवल एक ही टर्म बचेगी जिसमें 90 नहीं आएगा, बाकी सब में 90 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें हम भाग देंगे। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 45, 90, 45 कॉमन है दोनों में, 45 इसमें और इसमें है ना, तो आप देखिए 45 की एक पावर अलग कर लें तो कितनी पावर बच गई, 88,
और नीचे क्या बचा 90। तो 45 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार। अब 2 का भाग 45 में देंगे 1 बचेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आ रहा है। क्योंकि हमने 45 से काट दिया तो वापस 45 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, 45। ये काटना और ये गुणा करना ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ रिमाइंडर के स्टार्टिंग वाले पहले वीडियो में, तो वहां जाके आप देख सकते हैं काटा क्यों और वापस क्यों गुणा किया। ठीक है, तो इसका आंसर 45। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, अगर सम हो, पदों की संख्या सम हो तो एग्जैक्ट पेयर बन जाएंगे, आपको बीच वाली टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पदों की संख्या विषम हो तो आपको बीच वाली टर्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बीच में कौन सी टर्म आई। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एसएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये पूछा है कि 3 की पावर 333 प्लस 1 और 3 की पावर 334 प्लस 1, इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, वेनिस गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए, जितना आप मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं वो आपको निकालना है। सबसे बड़ा वेनिस गुणनखंड जो होता है उसको आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ भी कह सकते हैं। तो आगे एचसीएफ हम पढ़ेंगे, लेकिन आप ऐसे मान लें कि एचसीएफ ही निकालना, आपको जो सबसे ज्यादा कॉमन आ सकता है वो बताना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो अपने पास 2 संख्याएं हैं, एक ये है और एक ये है। अब ये जो 3 की पावर 334 है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, 3 की पावर 333 इंटू 3 की पावर 1। ये पावर को मैंने अलग अलग कर दिया, इसमें 334 में से एक पावर निकाल ली। ठीक है, अब एक बार मान लेते हैं कि 3 की पावर 333 जो है उसकी वैल्यू जो है वो x। 3 की पावर 333 सॉरी 3 की पावर 333 जो है उसको हमने क्या मान लिया, x। अगर ये x है तो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर x प्लस 1। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3x प्लस 1। ये 3 की पावर ये x हो गया इंटू 3 तो 3x प्लस 1। इसको हम एज इट इज ही रख लेते हैं और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, लिख सकते हैं भाई 3x ही तो है, तो गुणा में ही तो है ना, तो इसको ऊपर लगा दिया हमने पावर को x के। ठीक है, तो ये गुणा होके वापस 3x हो जाएगा। 1 की पावर कितनी भी लिख दो आप, 1 ही रहना है तो 1 का क्यूब लिख दिया। ऐसा लिखने से एक है कि यहां से ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, और a क्यूब प्लस बी क्यूब या x क्यूब प्लस वाई क्यूब का कॉमन फैक्टर x प्लस वाई होता है, तो 3 की पावर x प्लस 1 ये कॉमन फैक्टर आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 3 की पावर x प्लस 1 तो ये अलग था ही, ये तो एक संख्या थी। दूसरी में 3 की पावर x प्लस 1 कॉमन आएगा और इधर कुछ फैक्टर और बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस संख्या में से और इस पूरी संख्या में से कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, तो कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है 3 की पावर x प्लस 1। ठीक है, देखिए यहां से पूरा 3 की पावर x प्लस 1 कॉमन आ सकता है, यहां से भी 3 की पावर x प्लस 1 कॉमन आ सकता है। अब यहां से 3 की पावर x प्लस 1 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पे और कोई फैक्टर कॉमन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 बचा फिर तो। ठीक है, तो 1 में से और क्या कॉमन लोगे 1 के अलावा, तो इसका मतलब ये जो है ये आपका ये वो फैक्टर है जो कि हाईएस्ट कॉमन आ सकता है, इससे ज्यादा आप कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो 3 की पावर x प्लस 1, या हम कह सकते हैं अगर वापस हम x रख दें, ठीक है, x की जगह 3 की पावर 333 रख दें, तो 3 की पावर 333 प्लस 1 ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से निकल के आएगा। ठीक है, ये इसका ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि n की ये वैल्यू दी हुई आपको, तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुण, इस बार कॉमन फैक्टर नहीं पूछा है, कॉमन तो 2 में होता है, यहाँ तो संख्या 1 ही है तो कॉमन नहीं पूछेगा। कॉमन ना पूछ के आपको पूछा है सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड, यानी सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर है वो पूछा है। ठीक है, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो प्राइम फैक्टर का मतलब है हमें इसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा। देखिए अभाज्य गुणनखंडों में आप पावर वाले क्वेश्चंस को कैसे तोड़ेंगे, तो आप जितना कॉमन ले सकते हैं उतना कॉमन ले लीजिए पहले। जैसे 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12, ये आपका क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप 3 की पावर 13 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 3 की पावर 1 फिर 1 और 12।
ये बचेगा। तो 3 की पावर 13 ऐसे बचेगा। 3 की पावर 13 इंटू 4 माइनस 12, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 12 ही कॉमन आ जाएगा। देखो यहां से क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 12 को हम इसको 1 पावर कम कर देते हैं, तो ये 3 की पावर 1 अलग हो गई। तो यहां भी 12 बन रहा है, यहां भी 12 बन रहा है, यहां 12 हो रहा है, यहां भी 12 कॉमन ले लीजिए। तो 12 अगर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 3 की पावर 12 माइनस 1, यही बचेगा। अब 3 की पावर 12 हो गया ये, तो इसको आप लिख सकते हैं क्यूब में, है ना। 3 की पावर 4 का क्यूब या स्क्वायर में लिख लो इसको, 3 की पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो 2 पार्ट में हो जाएगा। ये 2 पार्ट क्या होंगे, 3 की पावर 6 प्लस 1 होगा और 3 की पावर 6 माइनस 1 होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, सेम तरीके से अगर आप इसको आगे और तोड़ दें, इसको और आगे ब्रेक कर दें, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा। ये 12 इंटू, देखिए 12 इंटू 3 की पावर 6 प्लस 1। देखिए प्लस अगर बीच में आता है और सम संख्या में पावर है तो आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसको आप आगे लिख सकते हैं। तो इसको हम 3 का क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 3 की पावर 6 प्लस 1, और ये होगा आपका 3 का क्यूब प्लस 1 और 3 का क्यूब माइनस 1, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये हो गया आपका 12, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 होगा 729, तो 729 प्लस 1 तो 730, ये 27 प्लस 1 28 और ये 26। ठीक है, आप चाहिए तो इसके फैक्टर और कर सकते हैं। देखिए 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, 73 के फैक्टर क्या होंगे 730 के 2 गुणा 5 गुणा 73, 28 के क्या होंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 7, और 26 के क्या होंगे 2 गुणा 13। ये हमने सारे अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इन अभाज्य गुणनखंडों में एक तो आ रहा है 2, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 5, एक 7, एक 13 और एक आ रहा है 73। तो इनमें सबसे बड़ा जो है वो आपका 73 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 73, इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए एक और कॉन्सेप्ट आपका कि यदि ए बी सी डी कितनी भी संख्याएं हो वो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी या एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो एन जो है वो, उसके अलावा एक चीज और है कि एन जो है वो क्या होना चाहिए, ओड नंबर यानी विषम संख्या होनी चाहिए। तो फिर अगर ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन का जोड़ दिया हुआ है आपको कहीं तक भी, तो उनका एक कॉमन फैक्टर जो है वो इनके जोड़ के बराबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि 31 की पावर 31, 35 की पावर 31, 39 की पावर 31, 43 की पावर 31, 47 की पावर 31, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में या एपी में चल रहे हैं क्या, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो 4-4 के अंतर पे चल रहा है। अगर ये संख्याएं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और इनके ऊपर पावर जो है वो किसमें लगी हुई है, विषम संख्या में, तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका हो जाएगा 31 प्लस 35 प्लस 39 प्लस 43 प्लस 47, ये इनका कॉमन फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो आप इनको जोड़ लीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो आप उनको जोड़ दीजिए, वो उनका कॉमन फैक्टर रहेगा, और फिर आप उसकी भाजकता चेक कर सकते हैं कि किससे भाग लगेगा या नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम इस पे। क्वेश्चन आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं और उनकी पावर विषम संख्या में दी हुई। चारों संख्याएं क्या है, चारों एपी में है, मतलब ये समांतर श्रेणी में 2-2 के अंतर पे चल रही है। आपको बताना है इन चारों में से इसमें किसका भाग पूरा लगेगा। ठीक है, तो आपको पता है भी कॉमन फैक्टर जो होगा वो इनके जोड़ के बराबर आएगा, तो इनका जोड़ कर लो। 37, 39, 41, 43,
चारों का जो जोड़ होगा वही कॉमन फैक्टर होगा। तो 9 और 7 16 और 1 17 और 3 20, फिर ये 6 4 10 4 14 और 2 16, 160 आए। अब 160 जो है वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 160 में किसका भाग लग सकता है ऑप्शन में से, वो भी आंसर हो सकता है अपना। 160 का लगेगा तो 160 में जिसका लगेगा उसका भी तो लगेगा संख्या में भाग। तो इसमें किसका भाग लग सकता है? क्या 21 का भाग इसमें लगता है? नहीं लगता। 29 का लगता है? नहीं लगता। 41 का लगता है? नहीं लगता है। तो एक ही संख्या है जिसका भाग 160 में लग सकता है, और वो है आपकी 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 32। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर पे कुछ कॉन्सेप्ट थे कि कॉमन फैक्टर से आप किस तरह से भाजकता या आप शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पहले पूछे हैं, ठीक है, वो सारे मैंने सिलेक्ट करके आपको करवा दिए इस पे। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिले तो आप उसको अपने ग्रुप में, ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करता हूँ वीडियो के, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहां से आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर या सॉल्यूशन वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपने फेसबुक जो पेज है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप फेसबुक पेज पे भी जाके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यूट्यूब कमेंट में, वीडियो के कमेंट्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, वहां से भी आपको आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें। आज के लिए इसी वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।